हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेबसॉल्व टेक्नोसिस में। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं बीसीए फर्स्ट ईयर का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लास्ट ईयर का ओल्ड पेपर। जैसा कि आप जानते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है हमारे बीसीए फर्स्ट ईयर में। और डेटाबेस का एक्चुअल मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि यूज़र आसानी से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट जैसे ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर सके, तो इसके लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्यूटराइज प्रोसेस है जिसमें सभी इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट में रखा जाता है, जिसे हम RDBMS के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं बता रहा है कि स्कीमा क्या होता है, तो सिंपली स्कीमा का मतलब होता है लॉजिकल व्यू ऑफ एनी डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हम डिजाइन कर रहे हैं उसे बेसिकली स्कीमा कहा जाता है। जनरली स्कीमा को अगर हम आइडेंटिफाई करें, RDBMS के अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डिजाइन करते हैं, तो इस टेबल के स्ट्रक्चर को बेसिकली स्कीमा के नाम से जाना जाता है। मीन्स ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एनी डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। जहाँ पर हम टेबल डिजाइन कर रहे हैं इसे स्कीमा कहते हैं। जहाँ पर आप डेटा या रिकॉर्ड को एंटर करोगे इसे रो या टपल के नाम से जाना जाता है। कॉलम के नाम को हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं, और स्पेसिफाई कॉलम में जब हम कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे उसे डोमेन कहा जाता है। मीन्स द ओवरऑल डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा. It represents the logical view of entire database. A schema contains objects like table, foreign key, primary key, view, column, data type और stored procedure. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूरा डेटाबेस का जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो स्कीमा कहलाता है। स्कीमा के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर है जो पूरे डेटाबेस के लॉजिकल व्यू को रिप्रेजेंट करता है। यह बताता है कि डेटाबेस में डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है और उनके बीच में क्या रिलेशन है। डेटाबेस डिजाइनर स्कीमा को डिजाइन करते हैं जिससे कि प्रोग्रामर आसानी से डेटाबेस को समझ सके और डेटाबेस को यूज कर सके। सामान्यतः स्कीमा डेटाबेस डिक्शनरी में स्टोर रहती है। तो ये हमारा सिंपल सा पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। स्कीमा क्या होती है, वन लाइन स्टेटमेंट आप तैयार कर सकते हो। ओवरऑल डिजाइन ऑफ एनी डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा, और आप चाहो तो ये टेबल फॉर्मेट भी यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो, समझा सकते हो। डेटाबेस स्कीमा का मुख्य पर्पज प्रत्येक टेबल के विभिन्न टेबल और फील्ड को आइडेंटिफाई करना है, और स्कीमा यह भी बताता है कि टेबल के बीच में रिलेशन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि RDBMS के अंदर सारी इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट में रखा जाता है, और ये सभी टेबल आपस में इंटर रिलेटेड होती है ताकि यूजर आसानी से अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सके। स्कीमा दो प्रकार की होती है, फिजिकल स्कीमा और लॉजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा यह बताता है कि डेटा को DBMS में किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है और डेटा को किस प्रकार स्टोर किया जाता है। और लॉजिकल स्कीमा वो कंस्ट्रेंट का जनरल मतलब हो गया रूल्स, प्रतिबंध बताता है जो किसी डेटा को स्टोर करने में लागू किए गए। मतलब लॉजिकल स्कीमा डेटा का कंसेप्चुअल मॉडल होता है। तो यहाँ पर हमने सिंपली देख लिया डेटाबेस स्कीमा और उसके टाइप, फिजिकल और लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्राइमरी की क्या होती है। बेसिकली यहाँ पर पहले हमें थोड़ा बहुत की के बारे में पता होना चाहिए। और कीज़ क्या होती है, किसी भी टेबल से जब हम किसी इंफॉर्मेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, जनरली इसके लिए हम की का यूज़ करते हैं। की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूनिकली डेटा फ्रॉम एनी टेबल। हम ये कह सकते हैं कि की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का सेट होता है जिसका यूज किसी भी टेबल से यूनिकली इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। किसी रिलेशनल टेबल की प्राइमरी की टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मीन्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्राइमरी की क्या होती है, तो प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक। जैसा अगर आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो रोल नंबर है, आपका जो सीरियल नंबर है, आपका जो मोबाइल नंबर है, ये हमेशा यूनिक होगा। अगर क्लास के अंदर एक ही नाम के 3 स्टूडेंट है
लेकिन उनके रोल नंबर हमेशा अलग ही होंगे, सीरियल नंबर हमेशा अलग ही होंगे। तो इस तरह की फील्ड वैल्यू को सेट करने के लिए हम प्राइमरी की का यूज करते हैं। प्राइमरी की को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, मतलब नल नहीं छोड़ा जाता, और ये यूनिक होती है। आगे जाके हम ये पढ़ सकते हैं प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सुपर की, कंपोजिट की, अल्टरनेट की, सेकेंडरी की। तो इस तरह की का यूज हम टेबल की यूनिकनेस को बनाने के लिए करते हैं। मीन्स किसी रिलेशनल टेबल की प्राइमरी की टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। प्राइमरी की ये यूनिक और नॉट नल इन दोनों कंस्ट्रेंट का कॉम्बिनेशन होता है। डेटाबेस के एक टेबल के लिए सिर्फ एक ही प्राइमरी की दी जाती है। एम्प्लॉय टेबल में आईडी प्राइमरी की हो सकती है क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी के लिए ये यूनिक है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो आपकी स्टूडेंट आईडी है ये आपकी यूनिकली आइडेंटिफाई होगी, इसलिए हमने इसको क्या घोषित कर दिया एज ए प्राइमरी की। तो इस एग्जांपल में आपको तैयार कर लेना है प्राइमरी की क्या होती है। तो प्राइमरी की यूनिक होती है, प्राइमरी की को नल नहीं छोड़ा जाता। किसी भी टेबल की फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की का यूज करते हैं। और इस तरह का एक एग्जांपल भी आप बना सकते हो जहां पर आप रोल नंबर को, स्टूडेंट आईडी को, एनरोलमेंट नंबर को, मोबाइल नंबर को एज ए प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ट्रिगर्स क्या होते हैं। बेसिकली ट्रिगर्स एक स्टोर्ड प्रोग्राम होते हैं और जब भी हम टेबल में कोई भी एक्शन जैसे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट को फायर करते हैं, ट्रिगर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ट्रिगर को कॉल या इन्वॉक नहीं किया जाता क्योंकि जब भी हम किसी डीएमएल स्टेटमेंट को, डीएमएल का मतलब डेटा मैनिपुलेट करना, स्टेटमेंट को परफॉर्म करते हैं तो ट्रिगर अपना आप ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वे क्वेरी या वे स्टेटमेंट जो किसी टेबल के ऊपर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या सेलेक्ट क्वेरी फायर करने पर, एग्जीक्यूट करने पर ऑटोमेटिकली ही हमारी टेबल को अपडेट या डिलीट करके बता दे, रो की संख्या को काउंट करके बता दे, या किन किन रिकॉर्ड के ऊपर उस क्वेरी का इफेक्ट पड़ा है, इससे समझाने के लिए हम ट्रिगर्स का यूज करते हैं। ट्रिगर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, रो लेवल और स्टेटमेंट लेवल। आप प्रत्येक रो में अपडेट, डिलीट या इंसर्ट को अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहो तो प्रत्येक एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिसे हम स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर भी कहते हैं। Trigger is invoked by Oracle engine automatically whenever a specified event occurs. जब भी किसी टेबल के ऊपर कोई भी इवेंट एग्जीक्यूट होता है, इवेंट के एग्जीक्यूट होते ही उस टेबल को मैनेज करने के लिए हम बेसिकली ट्रिगर्स का यूज करते हैं। ट्रिगर आर स्टोर्ड प्रोग्राम विच आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट और फायर्ड व्हेन सम इवेंट आर अकर्स। तो हम ये स्टेटमेंट देख चुके हैं बेसिकली ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर कितने प्रकार के होते हैं और ट्रिगर बेसिकली एग्जीक्यूट होते हैं डीएमएल स्टेटमेंट के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डेडलॉक प्रिवेंशन। बेसिकली डेडलॉक क्या कंडीशन है कि अगर एक ही समय में मल्टीपल यूजर एक ही डेटाबेस को एक्सेस करने की या रिसोर्स को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट डाल देते हैं तो ए बी का वेट कर रहा है और बी ए का वेट कर रहा है, तो इस कंडीशन में कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। डेडलॉक होने की जो कंडीशन होती है उन्हें हम कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, ज़्यादातर हम उनको प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और कुछ रिसोर्स शेयरेबल होते हैं और कुछ रिसोर्स नॉन शेयरेबल होते हैं। बेसिकली डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम दो तरह के मेथड यूज करते हैं, वन इज अ वेट एंड डाई मेथड एंड सेकंड इज अ वुड एंड वेट मेथड। वेट एंड डाई का मतलब कि जब ऑलरेडी किसी यूजर ने फर्स्ट क्वेरी एग्जीक्यूट कर रखी है और जब तक वो रिसोर्स को एक्सेस नहीं करता रहेगा तब तक सेकेंडरी क्वेरी वो वेट करती रहेगी, तो इसको बोला गया बेसिकली वेट एंड डाई। कि इस योजना में यदि कोई लेन देन किसी ऐसे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है जो पहले से ही किसी अन्य लेन देन द्वारा कॉन्फ्लिक्ट हो रखी है, तो डीबीएमएस केवल दोनों ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प की जांच करेगा। यहाँ पुराने लेन देन को तब तक इंतजार करने की अनुमति देगा जब तक कि क्वेरी एग्जीक्यूट ना हो जाए, मतलब जिसने पहले रिक्वेस्ट की थी पहले डेटा उससे मिलेगा, अगर वो डेटा एग्जीक्यूट या रिसोर्स एक्सेस नहीं कर रहा है तो फिर दूसरी क्वेरी का नंबर आएगा। सेकेंडरी क्वेरी हमारी वुड एंड वेट। वुड एंड वेट का मतलब कि वुड एंड वेट योजना में पुराना लेन देन एक रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करता है जो कि नए लेन देन के पास में, तो पुराना लेन देन को खत्म और संसाधन छोड़ने के लिए फोर्स करता है और 1 मिनट की देरी के बाद में
लेन देन फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन उसी टाइम स्टैम्प के साथ में। तो वुड एंड वेट का मतलब कि पहली प्रायोरिटी हमने जो रिक्वेस्ट दी थी उसके साथ में, अगर वो यूजर उस एक्सेस को, उस रिसोर्स को यूज नहीं कर रहा है तो फिर हाथों हाथ ही दूसरे रिक्वेस्ट को परमिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर डेडलॉक को प्रिवेंट करने के दो मेथड है, वेट एंड डाई, इंतजार करते रहना, और वुड एंड वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेटाबेस कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आप अगर कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसकी विशेषताएं क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन या फाइल सिस्टम को यूज करते थे, जहां पर एक ही सिस्टम पे डेटा की मल्टीपल कॉपी को रखा जाता, और मल्टीपल कॉपी क्रिएट होने के कारण वहां पर डेटा का डुप्लीकेशन हो जाता, डेटा का रिप्लिकेशन हो जाता, डेटा को शेयर करना कॉम्प्लेक्स हो जाता, डेटा को मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो जाता, डेटा की रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पाती, डेटा को हम इजीली मैनेज नहीं कर सकते थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए हम एक कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ही हमसे पूछ रहा है कि डेटाबेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला है नो डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, कि एक ही तरह के डेटा को हम डुप्लीकेशन से रोक सकते हैं, तो इसे डेटा रिडंडेंसी कहा जाता है। और इस तरह के डेटा का बहुत सारी जगह होना उसे इनकंसिस्टेंसी कहता है। इन्हीं दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डेटाबेस का यूज करते हैं। जब डेटा डुप्लीकेशन नहीं होगा, जब डेटा की इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो उसे मैनेज करना, ऑथराइज करना आसान हो जाएगा। तो सेकेंडरी पॉइंट हमारा बन गया रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज एक्सेस। थर्ड, जैसा कि डेटा एक ही जगह पर है, आपस में रिलेटेड है, तो इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी, के डीबीएमएस में सुरक्षा और इंटीग्रिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। सिंपल एक्सेस, जैसा कि डेटा शेयरेबल हो गया तो इसे एक्सेस करना भी इजी है, कोई भी प्रोग्राम इसे सिंगल विंडो या सिंगल जगह से भी एक्सेस कर सकता है। और अगर डेटा लॉस भी हो जाए तो डेटा को रिकवर करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं डेटाबेस की विशेषताएं, कि नो रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज एक्सेस, डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, सिंपल एक्सेस और रिकवरी प्रोसीजर। ये हमारा सिंपल होता है डेटाबेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप ऑफ जॉइंट ऑपरेशन, बेसिकली इसे ज्वाइनिंग के नाम से जाना जाता है। और डेटाबेस में ज्वाइन का यूज मल्टीपल टेबल से डेटा को एक्सेस करके जब एक सिंगल टेबल क्रिएट की जाती है तब हम ज्वाइन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मुझे एक टेबल में से रोल नंबर और नेम निकालना है और दूसरी टेबल में से मुझे मार्क्स को एक्सेस करना है, मार्क्स या परसेंटेज को एक्सेस करना है, तो यहाँ पर हम दोनों टेबल को कंबाइन करके एक सिंगल टेबल क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम बेसिकली ज्वाइन या ज्वाइंट ऑपरेशन का यूज करते हैं। ज्वाइन कीवर्ड का इस्तेमाल कॉलम की मदद से 2 या 2 से अधिक टेबल को जोड़ने के लिए किया जाता है। कभी कभी हमें 1 से अधिक टेबल से डेटा की आवश्यकता होती है और इसके लिए हम उसे सिंगल टेबल के रूप में लेते हैं। मल्टीपल टेबल को सिंगल टेबल में जोड़कर हम सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट से ही डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसे बेसिकली ज्वाइन कहा जाता है। डेटाबेस में ज्वाइनिंग के 4 बेसिक फॉर्मेट दिए गए हैं, जिसे बोला जाता है इनर ज्वाइन, फुल ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। इस तरह से हम अपने सिंपल टेबल के ऊपर ज्वाइनिंग का यूज या ज्वाइनिंग को अप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि इनर ज्वाइन के दिए गए दोनों टेबल की वैल्यू को मैच करके रिकॉर्ड को रिटर्न करना, फुल ज्वाइन सभी रिकॉर्ड को मैच करना, लेफ्ट ज्वाइन टेबल के लेफ्ट रिकॉर्ड को मैच करना और राइट ज्वाइन मैच करके राइट टेबल के रिकॉर्ड को रिटर्न करना। तो ज्वाइन का सिंपल मतलब आपको समझ आ गया, मल्टीपल टेबल को कंबाइन करके जब किसी आउटपुट को एक सिंगल टेबल में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए हम ज्वाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सीरियलाइजेबिलिटी। बेसिकली सीरियलाइजेबिलिटी डेटाबेस का एक एडवांस टॉपिक है। यहाँ पर हमें एक शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जा रहा है कि सीरियलाइजेबिलिटी क्या होता है। जब भी हम डेटाबेस में किसी ट्रांजैक्शन को मैनेज करते हैं तो ट्रांजैक्शन में हमें 2 तरह के शेड्यूल मिलते हैं, वन इज अ सीरियल शेड्यूल एंड सेकंड इज अ नॉन सीरियल शेड्यूल। तो नॉन सीरियल शेड्यूल की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम बेसिकली सीरियलाइजेबिलिटी का यूज करते हैं। सीरियलाइजेबिलिटी को हम कंकरेंसी स्कीमा में भी यूज कर सकते हैं। कंकरेंसी कंट्रोल का मतलब आप थोड़ा बहुत पढ़ ही चुके होंगे कि कंकरेंसी कंट्रोल भी एक प्रोसेस है कि जब किसी एक रिसोर्सेज को मल्टीपल यूजर एक्सेस करने की रिक्वेस्ट एक साथ ही दे दे तो वहां पर डेटाबेस हमारा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उनका आपस में टकराव ना हो, तो इसके लिए हम
कनकरेंसी कंट्रोल कंसेप्ट को यूज करते हैं और कनकरेंसी कंट्रोल में ही ट्रांजैक्शन के साथ में सिलाजिबिलिटी को समझाया जाता है। सिलाजिबिलिटी बेसिकली दो प्रकार की होती है, वन इज अ कॉन्फ्लिक्ट सिलाजिबिलिटी एंड सेकंड इज अ व्यू सिलाजिबिलिटी। तो ये एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आपका, सिलाजिबिलिटी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा डेटाबेस कंपोनेंट्स, कि अगर आप किसी डेटाबेस के साथ वर्क करना चाह रहे हैं तो बेसिकली डेटाबेस के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। तो डेटाबेस के कंपोनेंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज अ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर और डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। हार्डवेयर आप सभी जानते हैं हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। डेटा का मतलब होगा हमारा इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर का मतलब डेटाबेस को आप कैसे यूज करोगे, जहां पर हम यूजर्स के बारे में बता सकते हैं कि डेटाबेस के 4 यूजर्स होते हैं। वन इज अ नेवी यूजर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, स्पेशल यूजर्स और प्रोग्रामर। और उसके बाद हम बता सकते हैं डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज, जहां हम DDL, DML और DCL को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया कि डेटाबेस के कंपोनेंट क्या क्या होंगे। अगर आप कोई डेटाबेस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप किन किन मेजर कंपोनेंट्स का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, डेटाबेस एप्लीकेशंस कौन कौन सी है। जैसा कि हम शुरुआत के क्वेश्चन में ही क्लियर कर चुके हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम ही सभी इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज और अरेंज करना है, जिसका एग्जांपल हमारा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंदर फैकल्टी का, स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड होता है, हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया साइट जहाँ पर हम हमारे फोटोज, वीडियो, कमेंट वगैरह को अपलोड करते हैं तो उनको भी प्रॉपर मैनेज किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, आप जो ई-कॉमर्स से रिलेटेड शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर आपका एक अकाउंट होता है जहाँ पर आपको हिस्ट्री पता चल जाती है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट कब खरीदा, क्या खरीदा, एयरलाइन रिजर्वेशन या इंडस्ट्रीज के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि डेटाबेस कहाँ कहाँ पे यूज होता है, डेटाबेस की एप्लीकेशंस कौन कौन सी है। हमारे टेलीफोन डायरेक्टरी, मोबाइल एप्लीकेशन, इन्वेंट्री सिस्टम, सैलरी मैनेजमेंट, ये भी सभी डेटाबेस एप्लीकेशंस के पार्ट ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांजैक्शन क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में या तो पूछा जाता है ट्रांजैक्शन और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, या सिंपली पूछा जाता है एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है। बेसिकली ट्रांजैक्शन एक प्रोसेस है। हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन एक ऑपरेशन का समूह है जो केवल एक लॉजिकल ऑपरेशन की तरह ही ट्रीट होता है। फॉर एग्जांपल, ट्रांजैक्शन या तो कमिटेड होगा, मतलब या तो ट्रू होगा, कंप्लीट होगा, या फॉल्स हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो या तो किसी व्यक्ति के खाते में पैसे चले जाते हैं या वो ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह की प्रोसीजर को हम सिंपल ट्रांजैक्शन के फॉर्मेट में समझ सकते हैं। अगर आप बैंकिंग का भी उदाहरण लेते हैं तो जब आप एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में कुछ अमाउंट सेंड करते हैं तो हमारे लिए तो वो एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम के लिए वो 2 ट्रांजैक्शन काउंट होते हैं। एक के खाते से क्रेडिट किया जाता है, दूसरे खाते से डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए हम उसकी जो प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं वो 4 प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जिसका नाम है एसिड प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करें कि एसिड की फुल फॉर्म क्या है या एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है। एसिड प्रॉपर्टी में ए का मतलब होता है एटमोसिटी, सी का मतलब कंसिस्टेंसी, आई का मतलब आइसोलेशन और डी का मतलब ड्यूरेबिलिटी। एटमोसिटी कि जब ट्रांजैक्शन एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है तब ट्रांजैक्शन एटॉमिक हो जाता है। कंसिस्टेंसी कि जब ट्रांजैक्शन होता है तो डेटाबेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कंसिस्टेंस हो जाता है। थर्ड, आइसोलेशन कि जब 2 या 2 से अधिक ट्रांजैक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो वे कभी भी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। और लास्ट हमारा ड्यूरेबल कि जब एक ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो जो भी परिवर्तन हुआ है वो परमानेंटली सिस्टम में रहेगा, मतलब हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो ड्यूरेबल होना चाहिए। यहाँ पर बताया भी गया है कि ट्रांजैक्शन को हम ग्रुप ऑफ टास्क भी कह सकते हैं, और जो मैंने आपको बैंक वाला एग्जांपल यहाँ पर दिया है वो आप यहाँ पर भी रीड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सिंपली 10 क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेसिक कंसेप्ट के जो क्वेश्चन हमारे सेक्शन ए के अंदर आते हैं वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर तैयार किए हैं।
आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाए। आपके पेपर जो आने वाले समय में स्टार्ट होंगे वो भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो घर बैठे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।